बीएसएनएल का एक बार फिर से डाउनफॉल हो रहा है, मतलब जो बीएसएनएल के यूजर है वो बीएसएनएल को छोड़ के जा रहे हैं। जब प्राइस हाइक हुआ था वो टाइम पे सबसे ज्यादा जो फायदा है वो बीएसएनएल को हुआ था। वो टाइम पे सबसे ज्यादा जो यूजर है वो बीएसएनएल पे आए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो बीएसएनएल का है वो फिर से डाउनफॉल आ रहा है और जो यूजर है वो बीएसएनएल को छोड़ के जा रहे। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसे रीजन हुए कि जो बीएसएनएल है वो फिर से डाउनफॉल हो रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ट्राई ने हाल ही में नवंबर 2024 मोबाइल सब्सक्राइबर का जो डेटा है वो शो किया है, उसमें जो सबसे ज्यादा घाटा है वो बीएसएनएल को हुआ है। 3.2 लाख के आसपास जो यूजर है वो बीएसएनएल को छोड़ के गए हैं और अभी जो बीएसएनएल के सब्सक्राइबर है वो 9.2 करोड़ के आसपास है। और ये आंकड़ा चौथे नंबर पे आता है। जो एक नंबर पे है, एयरटेल 2 नंबर पे है और वीआई 3 नंबर पे है। वीआई को इसमें सबसे ज्यादा घाटा देखने को मिला है। बीएसएनएल ने जितना लॉस किया है उससे कई ज्यादा वीआई ने लॉस किया है, मतलब 15 लाख के आसपास जो वीआई के कस्टमर है वो वीआई को छोड़ के गए। तो आखिर ऐसा बीएसएनएल के साथ हो क्यों रहा है कि वो लगातार उसका डाउनफॉल हो रहा है? तो हम कुछ रीजन के बारे में आज के वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहला उसका जो रीजन है वो है 4G की आने में देरी। अभी जैसे ही जुलाई में प्राइस हाइक हुआ था तो बहुत सारे लोग हैं वो बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि बीएसएनएल के जो रेट है वो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से काफी कम है। लेकिन सिर्फ रेट कम होने से जो यूजर है वो ज्यादा दिन बीएसएनएल के ऊपर नहीं टिक पा रहे थे, क्योंकि जो बीएसएनएल का 4G नेटवर्क है वही नहीं आ रहा था। अभी जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है वो 5G पे शिफ्ट हुए हैं और काफी अच्छा स्पीड वहां पे देखने को मिलता है। कहीं पे 6G की भी बात चल रही है, लेकिन अभी भी बीएसएनएल 3G पे अटका हुआ है और बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर बीएसएनएल का 4G अभी तक नहीं आया, और 4G आया भी है तो भी उसके नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। अगर हम इंडोर की बात करते हैं तो बीएसएनएल का नेटवर्क इंडोर में बिल्कुल वर्क नहीं करता। बहुत सारे एरिया में ऐसी कंप्लेंट आ रही है कि बीएसएनएल का नेटवर्क है वो सिर्फ आउटडोर में वर्क करता है। अगर हम घर के अंदर चले जाते हैं तो बीएसएनएल एक तो एकदम 2G में शिफ्ट होता है या फिर 3G में शिफ्ट हो जाता है। तो इसी वजह से जो यूजर है वो बहुत परेशान है। और दूसरा रीजन ये है कि जो बीएसएनएल का 4G है वो आउटडोर में भी इतना अच्छा वर्क नहीं करता। कुछ एरिया को छोड़ के अगर हम बीएसएनएल की बात करें तो आउटडोर में भी बीएसएनएल 4G का जो स्पीड है वो इतना अच्छा नहीं है। कुछ जगहों पे अच्छा हो सकता है। अभी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो अच्छा है और उसका स्पीड भी अच्छा है। तो हो सकता है कि वहीं पर बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा हो, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ या फिर अदर भी लोग रहते हैं जहाँ से मुझे कमेंट आते वहां पर बीएसएनएल का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है। ज्यादातर एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा नहीं है। कुछ कुछ जगहों पर नेटवर्क है, लेकिन जो अदर एरिया है वहां पर बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा नहीं है। और बीएसएनएल 4G का जो स्पीड है वो भी इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि बीएसएनएल का जो 4G है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, उसको 3G से भी कम स्पीड एरिया में देखने को मिलते हैं और उसका नेटवर्क भी इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो उसका स्पीड है वो बहुत कम ज्यादा होता रहता है, मतलब फ्लक्चुएशन होता रहता है। अगर हम यहाँ से वहां जाते हैं तो बीएसएनएल का नेटवर्क जरा भी वर्क नहीं करता। स्टिल एक जगह पे खड़े रहते हैं तो थोड़ा बहुत वर्क करता है, लेकिन हम ट्रैवल करते हैं तो वो टाइम पे बिल्कुल ही बीएसएनएल का 4G नेटवर्क काम नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो पहले से ही चलता आ रहा है कि बीएसएनएल के पास अगर हम कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो भी उसका सोल्यूशन नहीं होता। सिर्फ आपकी कंप्लेंट है वो रजिस्टर की जाती है, कुछ दिन बाद उसको क्लोज किया जाता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन जो बीएसएनएल का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो या फिर स्पीड का प्रॉब्लम हो या फिर कॉल ड्रॉप का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हम अगर उसके कस्टमर सर्विस में अगर हम करते हैं तो उसका सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। और उसमें जो होल्डिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। 10-10, 15-15 मिनट जो कॉल है वो होल्ड पे चला जाता है और कस्टमर केयर से कनेक्ट भी नहीं होता। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस वहाँ पे अदर कंपनी और बीएसएनएल में देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है वो बहुत जल्दी अपने
कस्टमर सर्विस से बात करवाते हैं, लेकिन बीएसएनएल के मामले में ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा देर तक हमें वेट करना पड़ता है, तो लोग है वो परेशान हो जाते हैं। तो आखिरी जो रीज़न है वो ये है कि जुलाई में प्राइस हाइक हुआ था, उसके बाद बीएसएनएल में सबसे ज़्यादा यूज़र पोर्ट हुए थे। तो 2-3 महीने का जो समय है वो क्यों लगा फिर से डाउनफॉल होने में। तो आपको तो पता ही है, एक बार हम किसी कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट होते तो 90 डेज का हमें समय दिया जाता है कि आप फिर से किसी और कंपनी में पोर्ट नहीं हो सकते। तो यही वजह रही कि जो जुलाई में जो यूजर बीएसएनएल के पास गए थे कि बीएसएनएल का जो प्राइस है वो कम है, शायद कुछ दिन बाद बीएसएनएल के जो नेटवर्क है वो अच्छे देखने को मिले, मतलब जो सर्विस है वो अच्छी देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हुए तो जो यूजर है वो फिर से जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है उनके पास जाने लगे। जो जियो से आए थे वो जियो में चले गए, जो एयरटेल से आए थे वो एयरटेल में चले गए। तो जो यूजर बीएसएनएल के साथ जुड़े थे वो 3 महीने के बाद फिर से प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाने लगे। तो इस वजह से जुलाई के बाद नवंबर में जो बीएसएनएल का जो डाउनफॉल है वो देखा गया, क्योंकि वो टाइम पे 3 महीने कंप्लीट नहीं हुए थे, और एक बार 3 महीने कंप्लीट हो गए तो उसके बाद जो बीएसएनएल का डाउनफॉल है वो होना स्टार्ट हो गया है। तो आगे देखते हैं बीएसएनएल इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है, क्या वो अपनी सर्विस को बेहतर बनाता है या फिर से बीएसएनएल का डाउनफॉल ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।